नाम भी होगा काम भी होगा, रख हौसला तेरा एक अलग मुकाम भी होगा। नाम भी होगा काम भी होगा, रख हौसला तेरा एक अलग मुकाम भी होगा। आपके गांव के हर सड़कों पर लगेगा मेला, जिस दिन सफलता आपके नाम होगा, जिस दिन सफलता आपके नाम होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11th के जैक बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है मॉडल सेट नंबर हिस्ट्री का 2, उस हिस्ट्री के मॉडल सेट नंबर 2 को हम लोग एनालिसिस करने वाले देखने वाले हैं, जिसमें आपका 40 क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है। इस वीडियो की सबसे बड़ी विशेषता है दोस्त कि इसमें हर एक क्वेश्चन के पीछे जो है हम लोग जो है उससे जुड़े हुए अन्य फैक्ट को देखेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं इतना तो 100% ये दे रहा हूँ कि इसमें दिया हुआ है आपका 40 क्वेश्चन, लेकिन मैं इतना अदर फैक्ट बनाऊंगा कि ये आपका जो है 100+ क्वेश्चन में आ जाएगा। इसलिए अब इस वीडियो को जो है वो लास्ट तक बने रहे, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और शांति से आराम से जो है वो इसे देखें, समझने का प्रयास करें और जो अदर फैक्ट है उसे आप जो है वो नोट करते जाएं। चलिए शुरुआत करते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हुआ दोस्त आपका ऑप्शन नंबर ये, यानी कि 2 नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो 2 नदियों के बीच की भूमि या भूभाग, है ना। अब देखिए इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। ये मेसोपोटामिया जो है ये यूनानी भाषा का शब्द है, ठीक है। मेसोपोटामिया आपका जो है वो यूनानी भाषा का शब्द है जो 2 शब्दों के मेल, ठीक है, जो 2 शब्दों के मेल मेसोस जोड़ पोटामस से मिलकर बना हुआ है। मेसोस जोड़ पोटामस से मिलकर बना हुआ है। मेसोस का मतलब होता है मध्य और पोटामस का अर्थ होता है नदियों का भाग। मतलब 2 नदियों के बीच का जो भाग होता है, 2 नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेसोपोटामिया कहते हैं ना। तो देखिए यहाँ से अदर क्वेश्चन आपका निकल गया कि मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है, तो यूनानी भाषा का शब्द है। दूसरा अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा रहा है, अदर फैक्ट वाला क्वेश्चन बन रहा है कि मेसोपोटामिया किन 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है, तो मेसोस जोड़ पोटामस से मिलकर बना हुआ है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अस्सिरियन सभ्यता की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है वो ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर गलत फिट किया गया है, ठीक है। अस्सिरियन सभ्यता की यदि राजधानी की हम लोग बात करें तो एनसीईआरटी को आप बढ़िया से यदि पढ़िएगा, ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो वो डायरेक्ट आपका लिखा गया कि अस्सिरियन सभ्यता की जो है, अस्सिरिय सभ्यता की जो है वो राजधानी जो थी वो निनीवे थी। कहाँ पर थी, निनीवे थी। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे हम लोग एक भी आंसर जो है वो मैच नहीं कर रहा है, एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। इसलिए ये क्वेश्चन आप जो है वो नेग्लेक्ट करके ही चलिए। यदि आपको ये क्वेश्चन आपको दे देता है अस्सिरियन सभ्यता की राजधानी कहाँ थी, तो आप राइट आंसर मार के आइएगा निनीवे। एक चीज़ और ध्यान रखिए, यदि इस तरह से कोई क्वेश्चन का ऑप्शन गलत बैठा देता है या क्वेश्चन गलत कर देता है तो उसमें आपका नंबर काटे नहीं जाएंगे, बल्कि सभी को उसका नंबर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अस्सिरियन सभ्यता की हम लोग राजधानी क्या देखें, निनीवे देखें ना। बाकी यहाँ पर आपका चारों आंसर जो है वो ऑप्शन जो है वो गलत है। आपका राइट आंसर क्या होगा, निनीवे। दूसरा अस्सिरियन सभ्यता से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए कि अस्सिरियन सभ्यता की स्थापना जो है, अस्सिरियन सभ्यता की स्थापना जो है वो 1105 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1105 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे, सॉरी ये 1105 ईसा पूर्व हो जाएगा, ठीक है, 1105 ईसा पूर्व हो जाएगा। और इसके संस्थापक माने जाते हैं तिगलत पिलेसर प्रथम। कौन, तिगलत पिलेसर प्रथम। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल कर आया कि अस्सिरियन सभ्यता की स्थापना कब हुई, 1105 में। अस्सिरियन सभ्यता के संस्थापक कौन हो गए, तो अस्सिरियन सभ्यता के संस्थापक हो गए तिगलत पिलेसर प्रथम, है कि नहीं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से याद रखिएगा कि अस्सिरियन सभ्यता का सबसे महान शासक जो है वो, सबसे प्रसिद्ध शासक जो है वो माना जाता है अशुरबनिपाल को। उसके बाद एक और क्वेश्चन जान लीजिए अस्सिरियन सभ्यता से। अस्सिरियन सभ्यता का जो प्रमुख देवता जो था वो अशुर देवता था, जिसको राष्ट्रीय देवता भी बोला जाता था। अशुर देवता को ही राष्ट्रीय देवता कहा जाता था। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईंटों से बने सर। देखिए सुमेर को जो है वो बाइबिल में जो है, बाइबिल का जो ओल्ड टेस्टामेंट है, ठीक है, उसमें जो है वो सुमेर को जो है वो सिमार बोला गया है। क्या बोला गया है, सिमार बोला गया है। और सिमार का अर्थ होता है ईंटों से बना हुआ शहर, ईंटों से बना हुआ शहर। तो उस अकॉर्डिंग यदि बात करें तो सुमेर का भी राइट आंसर आपका शाब्दिक अर्थ जो होगा वो होगा ईंटों से बने शहर ना। तो देखिए यहाँ पर आगे की ओर हम लोग बढ़ते जाएंगे इसी तरह से अदर फैक्ट को समझते हुए। क्वेश्चन नंबर 4 का था मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो पट्टिकाएं पाई गई है उनमें किन जानवरों के
चित्रों की प्रधानता मिली है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा उसको बनाना चाहिए कि किनका किनका चित्र मिला है ना, क्योंकि देखिए रोटी जानवर थोड़े ना है इसका, हालांकि राइट आंसर तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, है कि नहीं। इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। लेकिन रोटी यहाँ पर जानवर थोड़ी ना है, रोटी तो एक तो पदार्थ है। तो यहाँ पर ये आपको कहना चाहिए था, लिखना चाहिए था कि मेसोपोटामिया सभ्यता में जो पट्टिकाएं पाई गई है उनमें किनका किनका चित्र मिला है ना, या किनका किनका चित्र उत्कीर्ण है। तो बैल का भी है, मछली का भी है, रोटी का भी है, यानी कि इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, है ना, इनमें से सभी। इससे जुड़ा हुआ कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। देखिएगा कि यहाँ पर मेसोपोटामिया सभ्यता में जो पट्टिकाएं मिली है जिस पर बैल, मछली या रोटी की साक्ष्य की यदि बात करें, ठीक है, तो इस पट्टी की जो ऊंचाई थी, मोटाई जो थी, वो आपका 3.5 सेंटीमीटर था। कितना था? 3.5 सेंटीमीटर पाया गया है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता की देन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेसोपोटामिया सभ्यता की देन है। लेकिन यदि वही पहिया की आविष्कार यदि हम लोग बात करें तो पहिया की आविष्कार आपका जो है वो नवपाषाण काल में हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मेसोपोटामिया की जो है वो प्रमुख उपज वाली फसल कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, गेहूँ। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। झूलते बाग किस सभ्यता की देन है। तो झूलते बाग जो है वो बेबीलोन सभ्यता की देन है। और झूलते बाग की स्थापना किसने किया, किसने बनाया झूलते बाग। तो झूलते बाग को जो है वो बनाया है नेबूजरडार ने। किसने बनाया है? नेबूजरडार ने। देखिए इसके पीछे कहानी है भाई कि नेबूजरडार जो है वो मीडिया की राजकुमारी से प्रेम करता है और उसके लिए जो है वो स्पेशल ये झूलते बाग का निर्माण कराता है। कहाँ पर? बेबीलोनियन सभ्यता में ना। आगे हम लोग देखते हैं बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया। देखिए क्वेश्चन उसी से मैच कर गया। बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किसने कराया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, नेबूजरडार। हालांकि यहाँ पर नेबूजरडार नहीं लिखा है, नबूकदनेस्सर लिखा है, लेकिन कहने का मतलब इसका वही है। आगे देखते हैं कि किस पुस्तक में जल प्लावन की घटना आती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाइबिल। देखिए बाइबिल जो है वो 2 भागों में है। एक आपका फर्स्ट भाग जो होता है आपका ओल्ड टेस्टामेंट कहलाता है और सेकेंड भाग आपका जो है वो कहलाता है न्यू टेस्टामेंट। ठीक है, तो यहाँ पर पुस्तक की यदि हम लोग बात करें तो वो आपका होगा बाइबिल, है ना। और बाइबिल में जल प्लावन की जो घटना बताई गई है उसमें जो है मुख्य पात्र जो है वो जीव शूद्र को बतलाया गया है। किसको बतलाया गया है? जीव शूद्र को जो है वो बतलाया गया है। इसी में एक बताया गया है कि नोवा नामक का कोई एक दूत आता है जो लोगों को बचाता है ना, नाव बनाकर जो है वो लोगों को बचाता है। आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर कि मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था। तो मिस्र की सभ्यता की यदि हम लोग बात करें, मिस्र की सभ्यता की यदि हम लोग बात करें विकास होने की, तो ये आपका हुआ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, नील नदी के किनारे जो है वो मिस्र सभ्यता का विकास हुआ है। इससे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन जान लीजिए, जैसे सिंधु नदी के किनारे आपका जो है वो सिंधु नदी के किनारे जो है आपका हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हुआ है। उसके बाद दजला और फरात के किनारे जो है मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ है। आगे चलते हैं, रोमन साम्राज्य में नाइट किन्हें कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अश्वारोहियों को। किसको? अश्वारोहियों को। आगे क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीरो। आगे पेपिरस या पेपायरस पूछ सकता है कहाँ पाया जाता था। तो ये आपका नील नदी के किनारे पाया जाता था। ये पेपायरस क्या होता था, ये पेपायरस क्या होता था, तो ये जो है वो लिखने वाला है ना, इस पर जो है वो लिखा जाता था। एक पौधा होता था, उसके पत्ती पर जो है वो लिखा जाता था। मतलब समझिए तो रोमन साम्राज्य के ऐतिहासिक जानकारी जानने का जो है एक साहित्यिक स्रोत का आधार था। आगे आते हैं, रोम का इतिहास किसने लिखा। तो टाइटस लिवी ने। इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि रोम का प्रमुख इतिहासकार कौन है। तो टाइटस लिवी हो जाएगा ना। जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूलियस सीजर। ठीक है, उसके बाद उसी तरह से पूछेगा अगस्त नाम किसके नाम पर पड़ा है। तो अगस्टस सीजर। ठीक है, अगस्त नाम पड़ा अगस्टस सीजर, जुलाई नाम पड़ा जूलियस सीजर के नाम पर ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे आते दिनारियस क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनारियस जो है आपका चांदी का सिक्का था, है ना। और इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है, सॉलिडस क्या था। तो सॉलिडस आपका सोना का सिक्का, यानी कि सोने के सिक्का को जो है सॉलिडस कहा जाता था और चांदी के सिक्का को जो है वो दिनारियस कहा जाता था। चांदी के सिक्का यानी दिनारियस को बंद करके जो है वो सोने का सिक्का लाया था
वो आपका कौन था, तो वो आपका रोमन साम्राज्य का शासक कॉन्स्टेंटाइन महान जो था वो उसने ऐसा किया था। इसलिए कॉन्स्टेंटाइन महान को जो है वो मुद्रा संबंधी परिवर्तन के लिए जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर, है ना। द हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर किसको कहा जाता है, भूमध्य सागर को, मेडिटेरियन सी को जो है वो कहा जाता है। आगे आते हैं स्पेन व खाली स्थान, है ना, स्पेन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैतून के तेल के लिए। आगे पेपायरस क्या था, आगे क्वेश्चन है पेपायरस क्या था, तो अभी ऊपर ही बताए थे दोस्त कि पेपायरस एक प्रकार का पौधा है ना। आगे आते हैं हज़रत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 570। देखिए 622 में वो जो है वो मक्का से मदीना गए थे, 632 में इनका जो है वो मृत्यु हुआ, 570 में इनका जन्म हुआ, 622 में जो है मक्का से मदीना गए, 611 में इनको जो है वो जिब्राइल का संदेश मिला था, 612 में इन्होंने जो है वो इस्लाम का समझिए तो इस्लाम संबंधी विचारधाराओं को इन्होंने प्रस्तुत किया। आगे आते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था, तो अहमद उनका बचपन का जो है वो नाम था, वास्तविक नाम था। और यदि बात करें हसन और हुसैन, तो हसन और हुसैन उनके नाती थे, है ना, यानी कि उनकी बेटी जो फातिमा थी, दामाद जो अली थे, उनके पुत्र थे हसन और हुसैन। आगे आते हैं जिम्मी किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईसाइयों और यहूदियों को। आगे है हिजरी संवत कब आरंभ होता है, तो हिजरी संवत आपका 622। जैसा कि आपको बता दूं ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि हिजरी संवत का आरंभ तब होता है जब पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना जाते हैं। मक्का से मदीना जाते हैं 622 में ये घटना घटती है, और उसी घटना से जो है वो हिजरी संवत का आरंभ माना जाता है। ये हिजरी संवत क्या है, तो ये आपका एक प्रकार का इस्लामिक कैलेंडर है ना। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। अल बिरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तहकीक-ए-हिंद। याद रखिएगा कि ये तहकीक-ए-हिंद जो है वो किताब उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो तहकीक-ए-हिंद कहिए या किताब उल हिंद कहिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है। अल बिरूनी जो था वो आपका मोहम्मद गजनवी के समय में जो है वो भारत आया था, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 26 कहता है नई फारसी कविता का जनक किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रुदकी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है निम्नलिखित में से कौन भूगोलवेता थे, ठीक है, निम्नलिखित में भूगोलवेता कौन थे, तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा हालांकि आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अल ख्वारिज़मी, है ना। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यदि आप ग्रेजुएशन के किसी लड़के से या ग्रेजुएशन के यदि भाई साहब यदि पूछने कि इब्न सीना के बारे में, तो बताएंगे आपको कि इब्न सीना भी अरब जोग्राफर है, ठीक है, यह भी एक भूगोलवेता है। तो इस तरह से इसको क्वेश्चन सेट नहीं करना चाहिए ऑप्शन में, ठीक है, थोड़ा सा देना चाहिए ताकि रियल में बच्चा छांट पाए, है ना। खैर उसके अकॉर्डिंग यदि बात करें हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अल ख्वारिज़मी। मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पत्नी का नाम पूछ रहा है ना, तो पत्नी का नाम आपका क्या हो जाएगा, खदीजा। पत्नी का नाम आपका क्या हो जाएगा, खदीजा, है कि नहीं। यदि अमीना की बात करें तो अमीना उसकी माँ थी, फातिमा उसकी बेटी थी। आगे की ओर बढ़ते हैं, किसने दूरबीन और कुतुबनुमा का आविष्कार किया, तो राइट आंसर हो जाएगा चीनियों ने। आगे गजनी सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो गजनी सल्तनत का संस्थापक अल्पतगिन माना जाता है। इन्होंने जो है वो 962 ईस्वी में जो है वो गजनी में जो है वो गजनवी वंश का स्थापना किया, जिसको यामिनी वंश के नाम से भी जाना जाता था। आपको पता होगा कि ये वही अल्पतगिन है जिसको अब्दुल मलिक ने जो है वो अपना खुरासान का गवर्नर बनाया था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं लुई 14वां के निरंकुशतम राजतंत्र को किसने संभव बनाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिश्लू और मेजारिन। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, तो इसका मुख्य आधार सेवा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कि डॉन क्विक्सोट उपन्यास में किस वर्ग का प्रमुखता से चित्रण किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अच्छा बोल रहे हैं डॉन क्विक्सोट उपन्यास में किस वर्ग का प्रमुखता से चित्रण किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, यानी नाइटो का, ठीक है। किसका हो जाएगा, नाइटो का। आगे हम लोग देखते हैं रोमन चर्च का प्रधान कौन होता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, पोप। आगे देखते हैं टाइथ किस प्रकार का कर था, तो एक प्रकार का यह जो है टाइथ जो है वो एक प्रकार का जो है वो धार्मिक कर था। आगे देखते हैं धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मार्टिन लूथर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो जर्मनी से हुई। कहाँ से हुई, जर्मनी से हुई। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं सामंतवादी
अधिकृत व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो सबसे छोटी इकाई जो है वो नाइट को माना गया है। गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड में। उसके बाद डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाते। चलिए, इस प्रकार से यह आपका वीडियो जो है वो लास्ट हुआ, एंड हुआ। आपको हमारा यह वीडियो, हमारा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।